गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर 12 घर्षण। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि घर्षण क्या होता है, इसके क्या कारण है, किस कारण से ये लगता है, इससे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार ये हमारे लिए लाभकारी है और किस प्रकार ये हमारे लिए हानिकारक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो कार ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर हैं वो क्या करते हैं, अपने वाहन को धीमा कर लेते हैं, मंद कर लेते हैं। या फिर आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी साइकिल क्या होती है, मंद हो जाती है। क्या आपने कभी ये ऐसा सोचा है कि ब्रेक लगाने के बाद ये मंद क्यों हो जाती हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। यानी कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु पे चल रही है तो क्या होती है, वो मंद हो जाती है। इन सब के पीछे क्या कारण है? देखिए आपने देखा भी होगा, जैसे बॉल आपने ग्राउंड के ऊपर चला दी तो कुछ समय बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। उसके पीछे क्या कारण है? या फिर आपने कभी देखा होगा कि जैसे कभी भी आपका पैर छिलके के ऊपर गिरता है, केले के छिलके के ऊपर, तो आप फिसल जाते हैं। उसका क्या रीज़न है? या फिर चिकने फर्श पर या गीले फर्श पर हम चलते हैं तो फिसल जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सभी बातों का कारण ढूंढेंगे, क्या उनका कारण है। देखिए यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस चित्र में कि एक लड़का है जो एक केले के छिलके के ऊपर पैर रखता है तो क्या हो गया, फिसल जाता है। देखिए अब आगे हम पढ़ रहे हैं घर्षण बल। उसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, एक क्रियाकलाप किया है। इस क्रियाकलाप में हमने क्या रखा है कि हमने एक मेज़ के ऊपर एक पुस्तक रखी है और पुस्तक को हाथ से क्या लगाया, बल लगाया। बल लगाया तो फिर हमने क्या देखा, जो पुस्तक है वो कुछ दूरी तय करके रुक जाती है। हमने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई लेकिन दूसरी दिशा में दोहराई। यानी पहले हमने बल कहाँ लगाया था, इस साइड लगाया था। अब हम बल कहाँ लगाने वाले हैं, इस साइड लगाने वाले हैं। हमने देखा जैसे पिछली बार हुआ था वैसा ही अब की बार हुआ कि जो पुस्तक है वो क्या होती है, थोड़ी दूरी तय करके रुक जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्या, घर्षण बल। कि जब वस्तु क्या है कि एक सरफेस तो ये है टेबल, ओके, और दूसरा सरफेस कौन सा हो गया आपका, ये बुक। तो जो एक सरफेस तो क्या है, बुक चली किसके ऊपर, दूसरे सरफेस टेबल के ऊपर, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ, जिसके कारण कुछ दूरी तय करके रुक जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब पुस्तक के ऊपर हम बल लगा रहे थे, बाईं दिशा से जब हम बल लगा रहे थे तो घर्षण जो है वो किस दिशा में काम कर रहा था, दाहिनी दिशा में। और जब हम दाईं दिशा से बल लगा रहे थे घर्षण बल किस दिशा में काम कर रहा था, बाईं दिशा में। दोनों ही स्थिति में जो घर्षण था उसने गति का क्या किया, विरोध किया। घर्षण बल सदैव ही किस साइड लगता है, जो हम बल लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में लगता है, यानी गति से विपरीत दिशा में लगता है। ऊपर क्रियाकलाप में हमने देखा कि जो पुस्तक है और मेज है, दोनों ही पृष्ठों के बीच में कौन सा बल काम कर रहा था, घर्षण बल। क्या सभी पृष्ठों के पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? देखिए इन सब बातों का हम अभी पता लगाएंगे। यानी घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको हम इन क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक युक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी युक्ति है वो, कमानीदार तुला। कमानीदार तुला क्या होती है? कमानीदार तुला एक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला जो बल है उसको माप सकते हैं। एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, यानी जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस, हमने लैब में देखा भी होगा, ठीक है। तो जब भी इसके ऊपर हम बल लगाएंगे तो जो स्प्रिंग है वो क्या होता है, खिंच जाता है, यानी उसका प्रसार हो जाता है। और जो खिंचेगा उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसके अंदर, ये जो नंबर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले नंबर, ठीक है, ग्राम से अंदर। तो ये जो आपका ये वाला पॉइंट है ये इस तरह से नीचे की तरफ चला जाता है। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर ये जाएगा उसी के ऊपर वही उसका जो वो बल है उसका मान हो जाएगा। जैसे मान लिया हम कि हमने खींचा और ये कहाँ पे आ गया, 30 के ऊपर, तो इसके बल का मान ये 30 जो है ग्राम, जो फॉर्मूला होता है फिर उस सूत्र से हम वो बल निकाल लेते हैं।
F बराबर mg, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए पैमाने का जो पाठ्यांक है उससे फिर परिणाम जो है वो पता कर लिया जाता है। चलिए अब हम क्रियाकलाप पढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने क्या लिया है, एक ईंट ली है, उस ईंट को हमने क्या किया, एक धागे से बांध दिया। फिर धागे का जो दूसरा सिरा है वो हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग बैलेंस से जो है वो बांध रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार। ठीक है, अब जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचेंगे, ठीक तो यानी इस ईंट को हमें आगे की तरफ लाना है, तो स्प्रिंग को हम खींचेंगे। कब तक खींचेंगे, जब तक ये ईंट चलना शुरू नहीं हो जाएगी। जब ईंट चलना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब वो उसका घर्षण बल का माप होगा। ठीक है, यानी किसी ईंट के चारों तरफ हमने क्या लिया, एक रस्सी बांध दी, कमानीदार तुला से उसको जोड़ दिया और कुछ बल लगाया। जैसे ही ईंट गति प्रारंभ करेगी, कमानीदार तुला के ऊपर क्या मिलेगा, आपको एक रीडिंग मिलेगी, पाठ्यांक मिलेगा। इससे आपको उस घर्षण बल का माप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब हमने क्या किया, उस ईंट के ऊपर हमने क्या किया, पॉलीथीन जो है वो बांध दी। पॉलीथीन बांधेंगे तो हम देखेंगे कि अब की बार जो पाठ्यांक आएगा उसमें पहले वाले से थोड़ा अंतर होगा। इसी प्रकार जब हम इस टुकड़े को किससे लपेटते हैं, किसी जूट से न लपेटते हैं और फिर से इसको दोहराते, हम क्या देखेंगे, अब की बार फिर से हमारे पास क्या है, जो मान है वो दूसरा होगा। किसी चिकने फर्श के ऊपर जब इस फर्श पर जब किसी मेज को हम क्या करेंगे, मेज पर कोई आनत समतल, अब हमने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया जिसमें हमने दूसरा क्रियाकलाप किया। उसमें हमने क्या किया, एक मेज के ऊपर हमने आनत तल होता है झुका हुआ हो जो, ठीक है, जैसे पैड़ा नहीं होता, अपना पैड़े बनाता है, इस तरह से सीढ़ियाँ जो होती हैं, आनत तल जो है, देखिए आगे दिखाई, उसमें कैसे बनाया, लकड़ी का तख्ता लिया हमने, पुस्तक ली, उनको टेबल पे रखे, देखिए आगे आपको दिखाई भी दे रहा है इस प्रकार। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, चित्र में जैसे बना रखा है वैसे, और बिंदु ए से पेन या फिर कोई भी सिलेंड्रिकल जो चीज़ है, पेंसिल है या कोई सेल है, वो हमने लिया, यानी जो क्या कर सके, मतलब गुड़ सके, यानी चल सके लुढ़क कर। रुकने से पूर्व यह मेज कितनी दूरी तय करती है, यह मेज़ पर अब मान लिया पेंसिल ली है, पेंसिल को हमने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर रखा हमने, क्या या फिर सेल लिया, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ से जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये लुढ़कती हुई इधर जाएगी, ये दूरी हमें माप लेनी है। ओके, ठीक है, उसके बाद हमने यही काम दूसरे सर उससे किया, क्या कर दिया हमने, अब की बार एक कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा बिछाने के बाद हमने फिर से ये दूरी मापी, हम देखेंगे ये वाली दूरी और पहले वाली दूरी में अंतर है। फिर हमने क्या किया, रेत बिछा दिया, रेत बिछाने के बाद फिर से हमने यही प्रक्रिया दोहराई। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, फिर से हमारे पास जो मान है वो क्या होगा, दूसरा होगा। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो सरफेस है उसकी सतह बदलने से जो आपका घर्षण बल है उसका माप जो है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि किस स्थिति में सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं वो भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने का प्रयास करने पर परिणाम की चर्चा कीजिए। मान लीजिए जैसे देखो, सबसे ज़्यादा किस में आएगी आपकी, जब आपने कुछ भी नहीं बिछा रखा है, फिर हमने कपड़ा बिछाया, फिर हमने रेत बिछाया, यानी रेत के ऊपर घर्षण बल क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। कपड़े के ऊपर उससे रेत से ज़्यादा दूरी थी तो इस वजह से उसमें कम होगा। सबसे ज़्यादा दूरी किस में थी, इस केस में थी। ठीक है, तो जिसके कारण हमारे पास क्या हुआ, जो यानी घर्षण बल सबसे कम इसमें होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर चलता है उसकी प्रकृति पर, तो यहाँ से हमारा क्या निर्णय निकलता है कि जो सेल चला है या पेंसिल चली है तो वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो उसकी जिसके ऊपर चल रही है चीज़ उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करेगा? बिल्कुल। क्या पूछा है कि जो चीज़ हम ले रहे हैं वो चिकनी है या फिर खुरदरी है, तो उसके ऊपर भी आपका घर्षण बल जो है यानी जो दूरी तय की जाती है वो डिपेंड करता है। इस क्रियाकलाप को अगर हम सेल के मान लिया रेगमार्ग हम लपेट दें और फिर वो करके देखें तो हम देखेंगे वहाँ पे थोड़ा अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगमार्ग खुरदरा होता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ अनियमितताओं के कारण होता है।
ऐसा पृष्ठ को देखने में हम बहुत चिकने लगते हैं। ऐसे पृष्ठ होते हैं जो चिकने दिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में कैसे होते हैं, बहुत छोटी छोटी उनके अंदर खुरदरेपन होता है, अनियमितताएँ होती हैं। दो पृष्ठ की अनियमितताएँ एक दूसरे के अंदर क्या होती हैं, धंस जाती हैं। जैसे आप अपनी उंगलियों को, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में धंसाओगे ना, इस प्रकार, तो इस प्रकार अनियमितताएँ भी एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं। उनके बीच में बंधन बन जाता है, अंतः बंधन जिसको हम कहते हैं। और उसको जो बाहर निकलने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। इन नियमितताओं की संख्या बहुत अधिक होती है अगर आपका पृष्ठ जो है वो खुरदरा होगा। इस पृष्ठ अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक। ये देखिए इस प्रकार हमारे पास अनियमित, जैसे एक सरफेस तो ये वाला है, दूसरा सरफेस ये वाला है, तो ये जो अनियमितताएं इस प्रकार जो हैं आपके अंदर, मान लिया ये सरफेस हो गया एक, और दूसरा सरफेस कौन सा हो जाए आपका, ये वाला हो जाए, इस प्रकार। तो इस प्रकार क्या होती हैं, इसके अंदर धंस जाती हैं। और इनको अलग अलग करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमें बल लगाना पड़ता है। ओके, देखिए अब देखिए हमने सीखा कि क्या दो पृष्ठों की अनियमितता अंतःबंधन के कारण जो है वो घर्षण हो जाता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं या घर्षण दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी, एक चटाई ले, उसको एक तो ऐसे खींचो या एक आदमी को बिठा के फिर खींचो, तो आदमी जब बैठा होता है तो क्या होता है, उसको खींचना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आदमी बैठा है, जिसके कारण उसके ऊपर क्या हो गया, दबाव बढ़ गया। यानी दबाव के साथ भी घर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि आपके पास एक भारी बक्सा है, उसको आप एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, सरकाना चाहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यदि आपको इस प्रकार का अनुभव नहीं किया है तो एक बार आप करके देखिए, कौन सा कार्य आसान होता है। देखिए आपने कभी देखा हो, एक तो चलती हुई वस्तु चलाएं हम, और एक क्या करें हम, चलती हुई वस्तु को चलाना या रुकी हुई वस्तु को चलाना। तो रुकी हुई वस्तु को जो चलाना है वो ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय कि जो चलती हुई वस्तु होती है उसको। क्या कारण है, इसका कारण क्या होता है कि जो रुकी हुई वस्तु होती है उसके अंदर क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, जिसको काफ़ी समय ले लेती है, यानी अंतःबंधन होता है, उनमें ज़्यादा समय, उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं उसको हम, स्थैतिक घर्षण। ओके, ये वाला दिखाई भी दे रहा। ओके, चलिए, और जब गतिशील वस्तु होती है तो वहाँ पर जो है इंटरलॉकिंग को आपस में जुड़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो ऐसा जो घर्षण है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। तो एक होता है आपके पास स्थैतिक घर्षण और एक कौन सा होता है, सर्पी घर्षण। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो पृष्ठ के संपर्क में उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से इस वजह से कुछ कम होता है। इसलिए जो किसी भी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा चलता हुआ जो बॉक्स है, यानी गतिमान जो बॉक्स है, उसमें उसको चलाने में ज़्यादा आसानी होती है। नाउ घर्षण के हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है और ज़रूरी भी है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे लिए घर्षण है वो क्यों ज़रूरी है और क्यों हानिकारक है, किस प्रकार, यानी हानिकारक होते हुए भी ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है। आपने कभी अनुभव किया हो तो कांच का गिलास होता है और एक कुल्हड़ होता है, दोनों में से किसको पकड़ना आसान होता है, बिल्कुल आप कहोगे कुल्हड़ को। क्यों, मान लीजिए क्योंकि उसके ऊपर घर्षण ज़्यादा होता है। अब हमने क्या किया, गिलास के ऊपर कोई चिकनी सतह बना दी और फिर उसको पकड़ने की कोशिश की, यानी तेल चढ़ा दिया और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो हम क्या देखते हैं, वो छूट जाता है, उसको पकड़ना कठिन होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गिलास के ऊपर चिकनी परत चढ़ने के कारण जो घर्षण है वो क्या हो गया है, कम हो गया। यानी बिना घर्षण के हम किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं सकते हैं। कभी आपने याद किया हो, मार्बल का गीला फर्श है और कीचड़ है, या पगडंडी के ऊपर कीचड़ वाली पगडंडी है, तो या तो के ऊपर जो है वो हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है, यानी हमें चलने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, घर्षण की। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुए। एक तो क्या, कोई भी चीज़ पकड़ी जाएगी तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, घर्षण की। दूसरी बात, अगर हम चलना चाहेंगे तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होगी, घर्षण की। यानी
कोई भी चीज़ पकड़नी है या चलानी है। ऐसे ही आपने कभी देखा हो कि जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं या फिर हम चौक से बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे घर्षण है। घर्षण के कारण जो चौक के जो कण हैं वो जो बोर्ड है उसके ऊपर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण अक्षर हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पेंसिल के ऊपर जो कॉपी का पेज होता है, पेंसिल के जो कण हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर जो है चिपक जाते हैं। दूसरा क्या देखा हमने, तीसरी बात कि घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। यानी एक अगला पॉइंट है, घर्षण के कारण ही जैसे हमने कभी दीवार के ऊपर कील ठोकी हो तो बिना घर्षण के दीवार के अंदर कील भी नहीं ठोकी जा सकती। ओके, श्यामपट्ट पर जो लिखा जाता है वो नहीं लिखा जा सकता अगर घर्षण नहीं होता। तो ऐसे ही सड़क के ऊपर जो टायर व्हीकल्स चलते हैं उनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। अगर वो घर्षण नहीं होता ना तो कोई व्हीकल चल पाता यानी वाहन, और ना ही कोई वाहन रुक पाता, ना ही उनकी दिशा परिवर्तित होती। इसी प्रकार कोई वस्तु भी गति प्रारंभ कर दे तो वो कभी नहीं रुक सकती थी। क्यों? घर्षण नहीं होता तो रुक नहीं पाती। ऐसे ही कि दीवार में कील ठोकेंगे या गांठ धागे के ऊपर गांठ बांधनी हो तो हमें क्या होता है, घर्षण की आवश्यकता होती है। घर्षण के बिना घर नहीं बना सकते। इसके विपरीत इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं। लेकिन देखिए दोबारा से हम लाभदायक प्रभाव देखते हैं इसके। नंबर 1 तो क्या देखा हमने देखा कि जो है इसके बिना हम किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं सकते। दूसरी बात हमने क्या देखी कि इसके बिना हम कोई भी चल नहीं सकते। तीसरी बात हमने क्या देखी, इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, ये देखिए घर्षण लिख नहीं सकते थे। इसके घर्षण के बिना हम क्या किसी भी व्हीकल को चला नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अगर चल पड़ता तो वो कभी नहीं रुकता, ना ही उसकी दिशा परिवर्तित हो सकती। फिर हमने देखा कील भी हम किसकी सहायता से ठोकते हैं, घर्षण की सहायता से। चलते भी हम किसकी सहायता से हैं, घर्षण की सहायता। तो ये तो थे इसके लाभ। अब पढ़ते हैं इसकी हानियाँ। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेच हो, बॉल हो, बेयरिंग, जूते, सोल। आपने देखे होंगे अपने जूते हैं वो घिस जाते हैं, किसके कारण, घर्षण के कारण। ऐसे ही रेलवे स्टेशन के ऊपर पहरे पुलियाँ जो घिस जाती हैं, यानी जो पटड़ी लगी रहती हैं वो घिस जाती हैं। घर्षण के कारण क्या होते हैं, ऊष्मा पैदा होती है जो कुछ मिनट के, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने मान लिया अपने हाथों को लिया, हाथों को हम एक साथ रगड़ते हैं और बाद में हम महसूस करते हैं तो वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमने कभी माचिस जलाई हो तो माचिस क्यों जलती है, बाहर की तरफ क्या एक तिल्ली को हम क्या है, जो एक रफ सरफेस होता है उसका साइड में, वहाँ पर हम रगड़ते हैं जिसके कारण ऊष्मा पैदा होते हैं और जिसके कारण वो फिर जल उठती है। आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत मिक्सर के अंदर कुछ मिनट के चलाने से जो जार है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। वो भी किसके कारण, घर्षण के कारण, कि घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण के द्वारा क्या है, ऊष्मा पैदा होती है। वास्तव में जब हम देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये हाथ रगड़ रहे हैं तो उससे ऊष्मा पैदा हुई, हाथ गर्म हो गई। ऐसे ही तिल्ली जला रहे हैं इस चित्र में, तो इस क्या हो रहा है कि तिल्ली जलाने, इन दोनों के बीच में, तिल्ली और माचिस की जो सतह थी उसके बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ, जिसके कारण ऊष्मा पैदा हुई और वो तिल्ली है जल उठी। तो इसके कारण यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है जो नष्ट हो जाती है, यानी ऊर्जा का विनाश होता है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण के कम करने के उपाय, यानी कल हम पढ़ेंगे कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। सॉरी कल नहीं, कल हमारा टेस्ट है। ओके, तो जो लेसन हम पढ़ चुके हैं यानी फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब, उसका कल आपका टेस्ट होगा। इसलिए टेस्ट की तैयारी कर लीजिए और इस पार्ट के छोटे क्वेश्चन की जो PDF है वो आपके पास भेज दी जाएगी, जितना पढ़ लिया है उतने की। ओके, थैंक यू। कौन है उन लेसन पढ़ाए हो, 4 पेज 19 मिनट की बनी है, भेजो आप तो रही कुछ नहीं। क्यों बताओ तो मन के करना के करे तो ये आपने को होता ना फेसबुक पे गिर देना, अपने YouTube चैनल पे डालो अपना लो बताओ क्या करना है। या वीडियो से है, 1 मिनट चला लो, कड़ा है वीडियो, कड़ा है ये पूरी है क्या, चला लो। इसमें क्या कौन करना होता है।